नियमित फार्मा क्लासेस। आज हमारा सीरीज रहेगी 201 से 250 तक के क्वेश्चंस की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज माइक्रोमेरेटिक्स। तो माइक्रोमेरेटिक्स क्या है आपका? तो माइक्रोमेरेटिक्स आपका जैसे एक पूरा चैप्टर है आपके डी फार्मा बी फार्मा में, ठीक है। तो ये आज इस पूरे चैप्टर से और आपके जो पाउडर डोजेज फॉर्म है इस टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो माइक्रोमेरेटिक्स इज द, ठीक है, इज द साइंस ऑफ स्टडी। तो किसकी स्टडी की जाती है इसमें? आपके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें अगर आपसे पूछे कौन पार्टिकल्स का क्या क्या देखा जाता है, तो पार्टिकल की साइज, ठीक है, पार्टिकल की शेप, है ना, इसमें डायमीटर वगैरह, सरफेस एरिया यानी सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया और इंटरफेशियल टेंशन, है ना, ये सब इसमें आपके देखा जाता है माइक्रोमेरेटिक्स में, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 यानी 202 नंबर क्वेश्चन रहेगा, माइक्रोमेरेटिक्स मेनली डील्स विद विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स को देखा जाता है इसमें? आपको जैसे मैंने ऊपर बताया, साइज को, शेप को, सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया को लेकर आगे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। तो इसमें आगे आपका साइज ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आ जाएगा, साइज शेप है ना, सरफेस एरिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, जैसे 202 का हो गया आपका ए। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो पार्टिकल साइज किससे अफेक्ट करते हैं, यानी कण का आकार मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है? तो आपका डिसोल्यूशन रेट, बायोलिटी, स्टेबिलिटी। हाँ, सबको जैसे डिसोल्यूशन रेट, जैसे मैंने आपको जब टैबलेट पढ़ाई थी तो वहाँ भी बताया था डिसोल्यूशन कैसे चेक किया जाता है ना। तो जो आपके पार्टिकल जो साइज है वो डिसोल्यूशन डिपेंड करता है। क्यों करता है? कि अगर जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया वगैरह होगा वो पार्टिकल इतनी आसानी से ही डिजोल्व होगा, ठीक है। वैसे ही बायोलिटी के बारे में क्या बताया था आपको, ब्लड के अंदर जितना आपका, ठीक है, ब्लड के अंदर कितना कंटेंट आपका ड्रग का है वो उसकी बायोलिटी होती है। बायोलिटी के बारे में क्वेश्चन भी पूछा हुआ, पहले मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है बायोलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी किसी पार्टिकल्स की या किसी ड्रग की कितनी स्टेबिलिटी होगी वो उस पर किस पे डिपेंड करता है, उसकी माइक्रोमेरेटिक्स पे, ठीक है, यानी उस पार्टिकल की साइज, शेप और सब पे आपका डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। डिसोल्यूशन रेट हो गया आपका, बायोलिटी हो गया आपका स्टेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डायमीटर्स बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स काउंट इज कॉल्ड। कण की संख्या के आधार पर औसत व्यास को क्या कहते हैं? ठीक है, कण की संख्या के आधार पर, यानी कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके एवरेज डायमीटर के हिसाब से जो है उसको क्या बोला जाता है? आपका नंबर मीन डायमीटर। उसको क्या बोलेंगे आप? नंबर मीन डायमीटर, ठीक है। वॉल्यूम मीन डायमीटर, सरफेस मास डायमीटर, ये सब अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया आपका? नंबर मीन डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 205, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स। पार्टिकल साइज और डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या इंडिकेट करते हैं आपके? ठीक है, द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट, द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट। जो पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या डिपेंड करता है? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज प्रेजेंट। क्यों? कलर से कोई मतलब ही नहीं है ना, ठीक है, हार्डनेस से कोई मतलब नहीं है, चार्जेज से कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपके सस्पेंशन जब मैंने बताए थे ना, सस्पेंशन और, ठीक है, तो सस्पेंशन मैंने क्या बताया था आपके पार्टिकल्स का कितना होना चाहिए चार्ज? ऑप्टिमम बताया था। अगर आपका पार्टिकल का साइज वो आपका हाई हो जाएगा तब मैंने क्या बताया था? हाई होने पे रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और अगर पार्टिकल का चार्ज लो होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा, है ना। यानी इसमें क्या होगी? आपकी राइपनिंग हो जाएगी, ओस्टवाल्ड राइपनिंग बोलते हैं। और अगर दूर होगा तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो किनारों की तरफ चले जाएंगे। इसलिए इसको क्या रखना चाहिए? हमेशा ऑप्टिमम पर रखना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे जो इसको क्या करेंगे? पार्टिकल्स को पास मिलाने की कोशिश करेंगे, यानी एज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पे भी बताए थे मैंने ऐसी कुछ चीज़, ठीक है। पॉलीमर हो गया, आपके चार्जेज वाले पार्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट 26 नंबर, फॉर ए फिक्स्ड वेट ऑफ पावर डिक्रीज द पार्टिकल साइज विल। समान भार में कण आकार कम करने पर क्या होते हैं? तो क्या होगा आपका? डिक्रीज पार्टिकल नंबर्स ना, इंक्रीज पार्टिकल नंबर, यस, ये आ जाएगा ना। नो अफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी, ठीक है। फॉर ए फिक्स्ड वेट ऑफ पाउडर डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज डिक्रीज करने पर क्या होंगे? आपके पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। अगला है कि सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। कणों का सरफेस एरिया कब बढ़ाया जाता है? पार्टिकल साइज इंक्रीज करके, पार्टिकल साइज डिक्रीज करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेंसिटी करके या पोरोसिटी डिक्रीज करके। तो सिंपल है कि सरफेस एरिया कब बढ़ेगा? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा पार्टिकल आपका, ठीक है, आपने इसको क्या किया? माइक्रोनाइज किया, यानी कि इसको तोड़ा आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा। पहले इस पार्टिकल का सरफेस एरिया
और अब इन सब पार्टिकल्स, क्योंकि ये सारे पार्टिकल तो इसी में से बने ना, अब इन सब पार्टिकल्स का सरफेस एरिया अगर हम देखेंगे, है ना, इन सब का, जैसे मान लीजिए एक से हमने 5 बनाए, तो इसका सरफेस एरिया मान लो 20 था। जब हमने इनको ब्रेक किया तो इनका सरफेस हो गया आपका 60 के आसपास। एवरेज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो पार्टिकल्स को तोड़ने पर उसका क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट पार्टिकल साइज इंक्रीज, पार्टिकल साइज डिक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज या पोरोसिटी डिक्रीज। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कब होगा, जब हम पार्टिकल साइज को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो एक पार्टिकल्स का इसका पूरा डायमीटर जैसे जो भी होगा सरफेस एरिया, जब इसको छोटे कणों में कर देंगे तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाए। बट इसको अगर पाउडर फॉर्म में कर देंगे, बिल्कुल पाउडर, तब ये उल्टा आपका सरफेस एरिया मतलब ठीक नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है, और आपकी ड्रग फॉर्मेशन में मदद कम करता है। विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन। सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, आपका गैस एडजॉर्प्शन मेथड। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए तो आपका क्या होगा, हीलियम गैस यूज की जाती है। इसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, आपकी हीलियम गैस यूज की जाती है। ठीक है, ये सरफेस एरिया डिटरमाइन करने का है। सीयू मेथड में आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं, है ना, इसमें आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिटरमाइन किया जाता है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल, और कुल्टर काउंटर में एक आपका पार्टिकल्स का वॉल्यूम भी देखा जाता है। ठीक है, पार्टिकल वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजीटी गैस एब्जॉर्प्शन। बट इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो यही हो गया कि सरफेस एरिया डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, बीजीटी गैस एब्जॉर्प्शन, या फिर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब इसमें कौन सी गैस यूज की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, हीलियम गैस यूज की जाती है। गैस एब्जॉर्प्शन मेथड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गैस एब्जॉर्प्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो किस गैस पे आधारित है। ठीक है, ये क्या जाएगा आपका, नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस पे आधारित है, आपका नाइट्रोजन गैस पे। गैस एडजॉर्प्शन मेथड, वो कौन सा मेथड था, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, बीजीटी मेथड। ठीक है, ये कौन सा मेथड बता रहा हूँ आपका, गैस एडजॉर्प्शन मेथड्स। किसी स्टूडेंट को अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 210, एयर परमेबिलिटी मेथड डिटरमाइन। तो एयर परमेबिलिटी जो मेथड है वो क्या निर्धारित करता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया इनडायरेक्टली, डेंसिटी डायरेक्टली, पोरोसिटी ओनली या सेफ। तो इसमें क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया इनडायरेक्टली, यानी एयर परमेबिलिटी जो मेथड है वो क्या डिटरमाइन करने में काम देते हैं, आपको इनडायरेक्टली रूप से सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने में काम में लिया जाता है। ठीक है, एयर परमेबिलिटी मेथड। ओके, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 यानी 211, ट्रू डेंसिटी एक्सक्लूडेड। ट्रू डेंसिटी आपकी क्या है, तो ट्रू डेंसिटी के बारे में आपको बताया जाए तो ट्रू डेंसिटी किससे शामिल नहीं करती है ना, तो ट्रू डेंसिटी किससे शामिल नहीं करती, तो इंटरनल फोर्स, पार्टिकल वॉल्यूम, सॉलिड वॉल्यूम या मटेरियल वॉल्यूम्स। तो ये जो इंटरनल पोल्स होते हैं ट्रू डेंसिटी में, ये शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टिकल वॉल्यूम तो आपके ट्रू डेंसिटी, जैसे ये मान लीजिए कोई बर्तन है, इसमें हमने पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, इस तरह से हमने भर दिया, दिखने में तो ये यहाँ तक है, बट इसकी एक्चुअल डेंसिटी जो ये पोर्स हैं ये थोड़ी आते हैं इसमें। ठीक है ना, ये पोर्स नहीं आते हैं, जो इंटरनल पोर्स होते हैं ना ये वाले, ये इसमें ट्रू डेंसिटी में शामिल नहीं होते हैं। ओके, हो गया मामला सोल्व, ये हो गया आपका ट्रू डेंसिटी का मामला। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज। बल्क डेंसिटी की परिभाषा क्या है, तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, मास ट्रू वॉल्यूम, मास बल्क वॉल्यूम, वॉल्यूम मास या पार्टिकल वॉल्यूम मास। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, मास बल्क वॉल्यूम, है ना। बल्क डेंसिटी तो इसमें क्या ली जाती है, आपकी बल्क वॉल्यूम। जैसे हमने ट्रू डेंसिटी बताई थी, उसमें जो खाली स्पेस थे उसको हटा दिया था, तो वो हो गई थी आपकी ट्रू डेंसिटी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले वॉइड वॉल्यूम क्या है, तो जो खाली स्पेस है वो आपकी वॉइड वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैप डेंसिटी इज मेजर्ड आफ्टर। टैप डेंसिटी किसके बाद मापी जाती है, हीटिंग के बाद, कंप्रेशन के बाद, या मैकेनिकल टैपिंग के बाद, या सीविंग के बाद। तो टैप डेंसिटी मैकेनिकल टैपिंग के बाद। ये कब की जाती है आपका, जैसे आपने ये इसमें बर्तन में भरे आपने पार्टिकल्स, ठीक है, फिर इसको कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा के डाला जाता है वापस से, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर उठाएंगे, फिर नीचे की तरफ रखेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर उठाएंगे, नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर उठा के इनको रखने पर ये आपका क्या चेक के लिए जाती है, टैप डेंसिटी, यानी कि टैप के बाद वो डेंसिटी कितनी क्या कम, और ये तो वो क्या होती है आपकी टैप डेंसिटी। ठीक है,
या फिर एक और मेथड होता है हर 1 सेंटीमीटर उठा के, ठीक है, 2 नहीं तो आप ये याद रख लेना, 2 को छोड़िए, आप याद रखना 1 सेंटीमीटर हाइट ली जाएगी इसकी, यानी कि आप जिसमें भी डाल रखिए 1 सेंटीमीटर हाइट ली और फिर उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, ऊपर से ड्रॉप किया, फिर आफ्टर 2 मिनट, क्या किया जाएगा आपको, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट फिर उठा के 1 सेंटीमीटर फिर ड्रॉप किया जाएगा, यानी कि ऐसा हम कितनी बार करेंगे, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम याद करेंगे। याद कैसे रखेंगे, 1 सेंटीमीटर उठाया, ठीक है, आफ्टर 2 मिनट, और कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स, ठीक है। तो उससे क्या निकलेगी आपकी टैप डेंसिटी। ओके, टैप डेंसिटी आपको निकालने के लिए बता दिया मैंने। करते कैसे हैं, जैसे ये मान लीजिए मैंने आपको बताया था, ये आपका हो गया, इसमें क्या रखा जाएगा, पाउडर जैसे हमने यहाँ फिल कर दिया, ये जो सीव लेगी इसके नीचे जो सीव है वो कितनी सीव नंबर होगी, 20 मैश टेम्परेचर की जो सीव लगी हुई होगी, ये सीव होगी। तो इसमें से क्या होगा, फिर इसके नीचे जो ये 20 से फाइन पाउडर इसमें नीचे आता जाएगा, यानी कि जो 20 में से निकलेगा वो फाइन पाउडर हो जाएगा अपने आप, तो फाइन पाउडर नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपकी बल्क वॉल्यूम, टोटल इन दोनों मिक्स करेंगे बल्क वॉल्यूम। ओके, इस तरह से आपकी क्या आ गई, टैप डेंसिटी आ गई। अगला पोरोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, पोरोसिटी किसे व्यक्तित करते हैं, वॉइड वॉल्यूम फ्रैक्शन, पार्टिकल काउंट, शेप फैक्टर या सरफेस टेंशन। तो वॉइड वॉल्यूम किसको करेगी, जो खाली स्पेस हो किसको करेगा वो, यानी पोरोसिटी किसको करेगी, वॉइड वॉल्यूम फ्रिक्शन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, ठीक, वॉइड वॉल्यूम फ्रिक्शन, ठीक है ना। पोरोसिटी किसको कहते हैं, वॉइड वॉल्यूम फ्रिक्शन को। नेक्स्ट हो गया आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस सीमा के कणों को मापती है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सिंपल सा है, ये याद रखना, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप किस सीमा की नापती है, 0.2 से 100 माइक्रोमीटर। एक जो आपके सस्पेंशन भी थे उसमें किस साइज के पार्टिकल्स होते हैं आपके, 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, या 0.1 टू 5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स किसमें होते हैं आपके सस्पेंशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन। तो सेडिमेंटेशन मेथड किस पे डिपेंड करता है, आपके स्टोक्स लॉ पे, है ना। सेडिमेंटेशन मेथड किस पे डिपेंड करता है, आपके स्टोक्स लॉ पे, ये याद रखना है। सेडिमेंटेशन मेथड इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। अगला, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपके किसके, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, किसके होती है, रेडिएशन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है आपकी सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। अगर फॉर्मूला के तौर पे बताऊँ मैं आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है 2r² ρ1 माइनस ρ2 g/9, ठीक है, नीटा। ओके, ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन रेट का फॉर्मूला, ठीक है। सेडिमेंटेशन रेट किससे मापी जाती है, आपकी एंडरसन पिपेट से, ये याद कर लेना, एंडरसन पिपेट होती है, उसमें आपकी सेडिमेंटेशन रेट मापी जाती है। क्या करते हैं इसमें, जैसे ये आपका हो गया एक पिपेट जैसी होती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे क्लोज होती है, तो इसकी हाइट कितनी होती है आपकी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर ये लेंथ है ना, 10 सेंटीमीटर ये होती है। 120 सेकंड तक इसको रख के देखा जाता है, ठीक है, कितना आपका पार्टिकल्स नीचे सेडिमेंट हो रहा है, वही एंडरसन पिपेट में हम नाप लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाएगी आपकी, तो याद रखना इस पिपेट का नाम याद रख लेना है, एंडरसन पिपेट में क्या नापी जाती है आपकी सेडिमेंटेशन रेट, इस पर डिपेंड करती है रेडियस के स्क्वायर पे, जो ये आपके आ रही है ना r², ठीक है, पार्टिकल की रेडियस होती है r², ये आपकी डेंसिटी ρ1 ρ2, ठीक है। और नीटा जो है नीचे लिखा हुआ है, ये आपका मैंने बताया आपका विस्कोसिटी है। अगला क्वेश्चन है 219 नंबर, सीव एनालिसिस इज बेस्ट सुटेटेड फॉर द कोर्स पाउडर, कोलोइडल, नैनो पार्टिकल्स या इमल्सन। तो इसमें आ जाएगा आपका कोर्स पाउडर्स। अब अगला आता है सीव साइज कैसे, मैं अगर आपको बताऊं कोर्स पाउडर के बारे में आ गया सीव एनालिसिस। सीव का जो नंबर दिया जाता है, जैसे 10 मैश, ठीक है, 20 मैश, इस तरह से जो आपके सीव नंबर होते हैं, ठीक है, 30 मैश, तो ये क्या होते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सीव नंबर कैसे डिटरमाइन कराया जाता है, ये बता देता हूँ आपको फॉर्मूला। जैसे ये है, मान लीजिए पूरा ये यहाँ तक है, ठीक है, ये एरिया 2.54 सेंटीमीटर होता है, और यही एरिया ये 2.54 सेंटीमीटर। इस एरिया में नंबर ऑफ पोर्स क्या होते हैं आपके, सीव नंबर, ठीक है, सीव नंबर। अब हमने इसमें काउंट करा, मान लो 1 2 3 4, ये 16 हो गया, ठीक है। तो ये सीव नंबर क्या हो जाएगा आपका, 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीव डिसाइड करना होता है, आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ 2.54 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ पोर्स की काउंटिंग होगी, वो क्या होगी आपका सीव नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20,
कुल्टर काउंटर मेजर पार्टिकल साइज बेस्ड ऑन, तो किस पे डिपेंड करते हैं कुल्टर काउंटर मेथड्स आपका? तो ये आपका जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंजेस पे, ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंजेस, जैसे एक चैम्बर होता है आपका, ठीक है, इसमें आपको पार्टिकल्स का क्या नापना है, साइज, ठीक है। तो इस पे क्या किया जाता है, ये एक वायर होता है और एक आपके इस तरह की प्लेट होती है, ठीक है। इनके ऊपर यहाँ से आपस में लाइट के थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट लग रहा है, तो यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर आपका नेगेटिव। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो इस छेद से जो निकल के जाएंगे ना, तो ये इनको काउंट करता रहता है। ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं पार्टिकल्स, तो इसको ये काउंट करता रहता है, ठीक है। इससे आपके पार्टिकल्स को क्या लिया जाता है, पार्टिकल वॉल्यूम भी चेक की जाती है, पार्टिकल की साइज भी चेक की जाती है, सर पार्टिकल की डेंसिटी भी। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कुल्टर काउंटर मेथड में क्या क्या चेक होता है, तो पार्टिकल वॉल्यूम, ठीक है, ये याद कर लेना, पार्टिकल की वॉल्यूम, जब वो इसमें से निकलेगा इस छेद से, तो उस पार्टिकल की वॉल्यूम आ जाएगी। पीवी का मतलब पूरा लिख देता हूँ, पार्टिकल वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है उसमें से, जैसे पार्टिकल वॉल्यूम का पता चला, इसमें से जब निकलता है ना इस छेद से, तो ये पार्टिकल की साइज भी बता देता है कितनी साइज का पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल की साइज भी बताएगा। जब पार्टिकल की वॉल्यूम और साइज मिल जाएगी, तो आप इससे पार्टिकल की डेंसिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो कुल्टर काउंटर मेथड जो होता है वो आपकी तीनों चीज़ों को डिटरमाइन कर लेता है। बेस किस पे होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चेंजेस, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, कुल्टर काउंटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट। तो सिंपल सा हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, एंगल ऑफ रिपोज इंडिकेट्स पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी, डेंसिटी, पोरोसिटी या सोल्युबिलिटी। तो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी फिर एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। निकालते कैसे हैं वही बताया था मैंने आपको उस दिन। एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होता है आपकी, है ना, कि एक तो क्या करते हैं, फर्स्ट मेथड होता है फिक्स्ड कोन मेथड, फिक्स्ड कोन मेथड, कोन को फिक्स करा जाता है, अभी समझा देता हूँ दोबारा से। दूसरा होता है रिवॉल्विंग मेथड, रिवॉल्विंग मेथड, ठीक है। तीसरा होता है आपका टिल्टिंग बॉक्स मेथड्स, ठीक है। तीन मेथड होते हैं आपके एंगल ऑफ रिपोज चेक करने के। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए आपको पहला बताता हूँ आपको, फिक्स्ड कोन मेथड में क्या होता है, जैसे ये आपका एक स्टैंड होता है, लैब में भी करके देखा होगा आपने, ठीक है। इस पे आप जैसे इस तरह से स्टैंड हो गया, इसमें आप क्या रखेंगे, आपका फनल, ठीक है। ये हमने इसमें फनल रखा, इस फनल के ऊपर हमने जो भी आपका मटेरियल था जिसका एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, तो यहाँ ये नीचे ढेरी होती जाएगी इसकी, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरह से आपका एंगल ऑफ रिपोज निकला, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। मान लिया ऊपर से आपने पाउडर गिराया, इस तरह से आप पाउडर बना, तो थीटा निकाला जाता है इसका tan इनवर्स H/R, ठीक है। इस तरह से हाइट और रेडियस, तो इसकी ये तो होगी रेडियस, है ना, ये तो होगी ढेरी की रेडियस, और ये इसकी क्या होगी, हाइट। तो इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज आपका निकाल के देखा जाता है, ठीक है। थीटा इजकल टू, ये फॉर्मूला पूछा, थीटा इजकल टू tan H इन इनवर्स। अगर आपका एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से कम आता है, आपका एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, 30 डिग्री से कम आता है, तो ये क्या होगा, फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी होगी, उस पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगी, फ्री फ्लोइंग। अगर 30 से या आपके 40 से ज़्यादा आता है, तो क्या होगी आपकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगी आपकी पुअर फ्लो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब बीच वाले भी एंगल पूछे जाते हैं कई बार। आपको अगर 25 से कम है, 25 से कम है तो क्या होता है, एक्सीलेंट फ्लो, है ना। और अगर आपका 25 से 30 के बीच में है, 25 से 30 के बीच में, तो क्या बोला जाएंगे, गुड फ्लो। फिर उसके बाद 30 से 40 के बीच में है, तो उसको बोला जाएगा आपका पुअर फ्लो। और 40 से जो ऊपर होता है अप टू 40, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका वेरी पुअर फ्लो, ठीक है। ये याद कर लेना जो चीज़ें बताई हैं एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। फर्स्ट हो गया एंगल ऑफ रिपोज में फिक्स्ड कोन मेथड। ऐसे ही रिवॉल्विंग मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो बताए मैंने ये चार, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपके पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टी। अगर इतना एंगल आएगा, अगर यही हम दूसरे में करके देखें कि इसमें रिवॉल्विंग सिलेंडर में,
ठीक है ना, रिवॉल्विंग मेथड है, इसमें रिवॉल्विंग सिलेंडर या सिलेंडर मेथड बोल सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक सिलेंडर जैसा आपका बर्तन होता है, उसमें आपने जिस पाउडर की आपको प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है वो आप इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, फिर इस सिलेंडर को हम रोटेट करवाएंगे। जैसे ये सिलेंडर हो गया, इसको हमने इधर रोटेट करवाया, तो आपका इस तरह से अगर जैसे फ्लूइड ये नहीं, आपका क्या होगा, इस तरह से अगर बनता है, ये मान लीजिए आपका इतना ऊपर जाके पाउडर फिर वापस से नीचे गिर के आ रहा है, तो ये जो एंगल हो गया, ये जो एंगल, ये एंगल अगर इस रेंज में जो में आ रहा है तो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी वही हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है एक्सीलेंट फ्लो जनरली कॉरेस्पोंडेंस टू एंगल्स ऑफ। तो अभी मैंने बताया ऊपर 25, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बता दिया कैसे एंगल ऑफ रिपोज या कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट है कार्स इंडेक्स इज कैलकुलेट यूजिंग। कार्स इंडेक्स कहाँ यूज किया जाता है, बल्क एंड टैप डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी, या पार्टिकल साइज ओनली, या पोरोसिटी। तो ये डायरेक्ट याद कर लेना आपको, बल्क एंड टैप डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए कार्स इंडिकेट, ठीक है, कार्स इंडेक्स यूज किया जाता है। अगला हो गया लोअर कार्स इंडेक्स इंडिकेट। तो जो लोअर कार्स इंडेक्स है वो क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है, आपकी बेटर फ्लो प्रॉपर्टी। क्या बताता है आपकी बेटर फ्लो प्रॉपर्टी। इसके पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ। अगर 15 डिग्री से मतलब 15% से अगर आपका कम है तो आपका क्या होगा, एक्सीडेंट, नोट कर लेना ये। 18% से अगर है, 15 से 18 के बीच में तो आपका गुड हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 से है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, पुअर। और आपका 100% अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, आपका वेरी पुअर। ठीक है, ये हो गया आपका कार्स इंडेक्स। कार्स इंडेक्स को और भी इंडेक्स बोला जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी बोला जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, या और क्या बोला जाता है इसको, कंसोलिडेटिंग इंडेक्स। ठीक है, ये हो गया आपका कार्स इंडेक्स। तो ये रेंज याद कर लेना कार्स इंडेक्स की, जैसे ऊपर एंगल ऑफ रिपोज की ये पूछी हुई होती है। हॉर्सनेस रेशियो इज गिवन बाय द, अगर आपका क्या है, हॉर्सनेस रेशियो, किसमें ये